सत्ता में शुरुआत करते हुए पहले बात करते हैं पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में चल रही सत्ता विरोधी क्रांति की, जिसमें फायरिंग है, बमबाजी है, शहबाज और मुनीर के खिलाफ सरेआम नारेबाजी। ये शहबाज और मुनीर की सत्ता के खिलाफ आक्रोश की वो आग है जिसकी लपटें अब लाहौर से इस्लामाबाद तक पहुंच चुकी हैं, जिसके कारण पाकिस्तान की पूरी हुकूमत डामाडोल है। लोग पीओके के किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं है। अब इनकी सिर्फ और सिर्फ एक मांग है, पाकिस्तान से आजादी। प्रदर्शनकारियों के ऐसे ही तेवर से अब पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। यही वजह है कि निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग हो रही है। पाकिस्तान में पिछले 12 घंटे से भड़क रहे सत्ता विरोधी शोले, और इस पर हमने विशेष वीडियो पूंजी तैयार की है। हर वीडियो में पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की पुलिस का असली चेहरा और चरित्र आपके सामने हम रख रहे हैं। या आप इसमें जान पाएंगे कि आखिर पीओके के लोगों को क्यों पाकिस्तान से आजादी चाहिए। ये पाकिस्तान के सुरक्षा बल हैं, देखिए, जिनकी जिम्मेदारी वहां की आम जनता को सुरक्षा देना है, लेकिन कैसे वो सरेआम आम लोगों पर गोलियां बरसा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों पर कैसे फायरिंग हो रही है, आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। ये सिर्फ तस्वीरें भर नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के अत्याचार का सबूत है। बताया जा रहा है कि पीओके के रावलकोट में प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, नारे लगा रहे थे, और इसी दौरान सुरक्षा बलों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। पीओके में हुए प्रदर्शन में कम से कम 27 लोगों की मौत की खबर है। अगली तस्वीर पीओके के मीरपुर की है, जहां हिंसक भीड़ और सुरक्षा बलों के साथ ये भीषण झड़प की तस्वीरें 50 सेकंड के वीडियो में पीओके के हालात आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो चुके हैं आपको दिखाई दे जाएगा। प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने सामने हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पाकिस्तान की सेना और पुलिस बर्बरता कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की नारेबाजी और आक्रोश से आप समझिए कि इनके टारगेट पर कौन है, इनकी नाराजगी किससे है। विरोध प्रदर्शन के दौरान कई जगहों पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के खिलाफ नारे लगे। ये लोग आईएसआई को दहशतगर्द बता रहे हैं। दहशतगर्द के नारे लगाए जा रहे हैं। ऐसी तस्वीरें पीओके की गली गली से सामने आ रही हैं। कहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के खिलाफ, कहीं पाकिस्तान के सेना प्रमुख हसीन मुनीर के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी हो रही है। रावलकोट की अगली तस्वीर पीओके की जनता के ऐलान, जंग के ऐलान की कहानी को बयान करती है। हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतर चुके हैं। पाकिस्तान की सत्ता के खिलाफ आंदोलन हो रहा है, आजादी की मांग हो रही है। इस्लामाबाद को यह संकेत और संदेश दिया जा रहा है कि अब और अत्याचार नहीं सहेंगे, अब और समय नहीं देंगे। 27 जुलाई को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने जाने हैं। इस प्रदर्शन को इसी से जोड़कर भी देखा जा रहा है। पीओके में प्रदर्शन JAAC यानी ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में हो रहा है। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, भिम्बर, यहां बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। स्थानीय व्यापारी, नागरिकों, युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं में जबरदस्त गुस्सा है और वो सभी इस प्रदर्शन में शामिल हैं। आर्थिक शोषण, राजनीतिक दमन के खिलाफ बुनियादी मानवाधिकारों की मांग को लेकर ये सड़कों पर है। ये बहस चल रही है पाकिस्तान के अंदर, और वहां की मीडिया में चल रही कुछ बातें हमने आपके सामने रखी। विरोध प्रदर्शन की वजह से मुजफ्फराबाद, रावलकोट, मीरपुर के कई इलाकों में इंटरनेट सेवा अब बंद कर दी गई। आपको बता दें कि आज के दिन जम्मू कश्मीर ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने आंदोलन का ऐलान किया था। पाकिस्तान की सरकार ने 5 जून को JAAC पर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद से इलाके में तनाव लगातार बढ़ रहा है। बैन लगाने के लिए सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला दिया गया था। इसके अगले दिन पुलिस ने संगठन के समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी, जिसके बाद लोगों का गुस्सा बढ़ गया। पिछले कुछ घंटों से हो रही नारेबाजी में शहबाज और मुनीर का नाम लिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि हसीन मुनीर जनरल डायर बन चुके हैं। लोगों का कहना है कि पीओके के गेहूं और बिजली वहां के लोगों को चाहिए कि गेहूं मिले, बिजली मिले, गोलियां नहीं। ये भी कह रहे हैं कि अगर न्याय नहीं दे सकते तो एटम बॉम्ब गिरा दो, एक बार में कहानी खत्म कर दो। पाकिस्तानी फोर्स से न डरेंगे और न उनके आगे झुकेंगे, ये बात भी कही जा रही। बिजली की दरों, गेहूं और आटे के लिए सब्सिडी, स्थानीय संसाधनों पर अधिकार जैसे मुद्दों पर कई बार पीओके सुलगता रहा है। हर बार वहां की सरकार ताकत के दम पर आम लोगों की आवाज को दबाती रही है, उनकी मांगों को अनसुना करती रही, लेकिन इस बार आक्रोश की आग बहुत ज्यादा भड़क चुकी। एक सवाल यह भी है कि पीओके में हिंसा की मुख्य वजह क्या है। अचानक वहां क्यों शहबाज और मुनीर के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। अगर तात्कालिक वजह की बात करें तो 2 मुख्य इमीडिएट रीजंस हैं। पहली वजह है मुजफ्फराबाद समझौता। पिछले वर्ष अक्टूबर में मुजफ्फराबाद समझौता हुआ था। पाकिस्तान सरकार, स्थानीय पीओके प्रशासन और JAAC के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। उस समय सरकार ने जनता के आक्रोश को शांत करने के लिए कई वादे किए थे, जिनमें प्रमुख वादे जो थे आपके सामने रख रहे हैं हम। गेहूं, आटे और बिजली पर सब्सिडी दिया जाना, पूर्व के आंदोलनों में मारे गए लोगों के परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाना, बुनियादी ढांचा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, स्थानीय लोगों के राजनीतिक और
प्रशासनिक अधिकारों को मजबूत करना है। लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने इन समझौतों को नहीं माना, एक तरह से आम जनता को धोखा दिया। जेएसी का आरोप है कि मुजफ्फराबाद समझौते के इतने महीनों के बाद भी अधिकांश वादे सिर्फ कागजों में ही महदूद हैं। सुधारों और आर्थिक राहत के नाम पर जनता को केवल आंशिक रियायतें या कोरे आश्वासन मिले। दूसरी वजह है 12 रिजर्व सीटों का विवाद। पीओके में जेएसी और सरकार के बीच में विधानसभा की 12 आरक्षित सीटों को लेकर विवाद चल रहा है। ये सीटें उन शरणार्थियों के लिए आरक्षित हैं जो जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों से जाकर बसे थे। जेएसी इन सीटों को खत्म करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहा है। जेएसी का कहना है कि इन आरक्षित सीटों के कारण, 12 रिजर्व सीटों के कारण स्थानीय आबादी का रिप्रेजेंटेशन कम हो जाता है और इसका फायदा कुछ ही परिवारों को मिल रहा है। विरोध प्रदर्शन वाली तस्वीर के साथ पीओके में विधानसभा के गणित को भी समझा जाना चाहिए। पीओके में विधानसभा में कुल 53 सीटें हैं, 45 सामान्य सीटें हैं। इन सीटों पर सीधे जनता वोट डालकर अपना प्रतिनिधि चुनती है। 12 रिजर्व सीटें जिनको लेकर विवाद है, 12 रिजर्व सीटें हैं, ये भी इन्हीं 45 सीटों में आती हैं और इसको लेकर ही विवाद चल रहा है। 8 सीटें आरक्षित हैं। ऐसे में 27 जुलाई को होने वाले चुनाव से पहले यह तनाव कम होने वाला दिखाई नहीं दे रहा है। पीओके में चल रहे विवाद पर भारत की भी नजर है। भारत ने पीओके में प्रदर्शनकारियों पर अत्याचार को पाकिस्तान सरकार की विफलता और बौखलाहट बताया है। देखिए। इस संदर्भ में पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है, देख रहे हैं हम लोग। ये अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानव अधिकारों के उल्लंघन हनन के से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशा पूर्ण प्रयास है। पाकिस्तान ने कब्जे वाले कश्मीर में भीषण पुलिस बर्बरता की खबरें हम लोगों ने देखी हैं, कई रिपोर्ट देखने में आया है जिसमें कई प्रदर्शनकारी मारे गए हैं और कई एक पूरी तरह से घायल है। हम उम्मीद करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को अपने दुष्कर्मों और अत्याचारों के लिए जवाबदेही ठहराएगा। अगली खबर जो उत्तर प्रदेश से है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में श्री राम कथा महोत्सव में हिस्सा लिया और इसी मंच से उन्होंने भारत के प्रति आस्था नहीं रखने वालों पर हमला भी बोला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत की धरती धर्मशाला नहीं है, रिलीजियस डेमोग्राफी बदलने की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लैंड जिहाद का भी जिक्र किया और कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ाई की जरूरत है। आंदोलन के दौरान हम सबको उस लैंड जिहाद से जुड़े हुए लोगों को के प्रति भी रखना पड़ेगा। जो भगवान राम ने आखिर खर दूषण क्या कर रहे थे, मारीच और सुबाहु क्या कर रहे थे, वे भी सब यहां लैंड जिहाद के ही अभियान के साथ जुड़े हुए थे। जबरन कब्जा कर लेना, जबरन किसी भी जमीन को खाली देखा उसमें अपना तंबू गाड़ दिया, ये सब बंद हो जाना चाहिए। भारत की धरती उन आक्रांताओं के लिए जिनकी भारत के प्रति आस्था नहीं है, जो भारत के प्रति निष्ठा नहीं रखते, भारत के संस्कारों का सम्मान नहीं कर सकते, बहुत अच्छा, बहुत उन लोगों के लिए भारत की धरती धर्मशाला नहीं हो सकती है, एकदम नहीं हो सकती है। और अब उस अद्भुत इंजीनियरिंग की सत्ता की बात करते हैं जिसका नाम है जोजिला टनल। शुभ समाचार यह है कि आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कश्मीर को लद्दाख से हर मौसम में जोड़ने के लिए बनाई जा रही जोजिला टनल का ब्रेक थ्रू ब्लास्ट किया। उन्होंने एक ट्रिगर दबाया और जोजिला सुरंग के दोनों छोर आपस में मिल गए। सुरंग निर्माण में ब्रेक थ्रू का मतलब होता है पहाड़ के अंदर आर पार रास्ता खुल जाना। जब इंजीनियर और मजदूर पहाड़ के दोनों छोरों से एक साथ खुदाई शुरू करते हैं और बीच में आकर दोनों रास्ते आपस में मिलते हैं तो उसे ब्रेक थ्रू कहा जाता है। यह किसी भी टनल प्रोजेक्ट का सबसे अहम और मुश्किल पड़ाव होता है जिसे आज हमारे काबिल इंजीनियर्स की वजह से पूरा कर लिया गया। लेकिन इससे देश को क्या फायदा होगा यह समझना जरूरी है। यह टनल कैसे दुश्मनों के लिए खतरे की घंटी होगी और कैसे यहां रहने वाले लोगों की जिंदगी आसान बनाएगी, इन सवालों का जवाब हम आपको सत्ता में देंगे। लेकिन पहले देखिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस पर क्या कहा है। आज का दिन भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर के इतिहास का सुनहरा दिन है क्योंकि ये टनल जो है 14 किलोमीटर लंबी है, स्टेट ऑफ आर्ट है। ये लद्दाख, लेह और जम्मू कश्मीर के लिए एक लाइफलाइन है। ये वर्ल्ड क्लास सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाई गई है और इससे लद्दाख लेह को ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी। मुझे बहुत खुशी है
कि आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख लेह की जनता को भारत सरकार की ओर से निश्चित रूप से एक अच्छा तोहफा मिला है। और जोजिला सुरंग श्रीनगर लेह हाईवे पर सोनमर्ग और मीनामर्ग के बीच में बनाई जा रही एक बेहद खास सुरंग है। इसे एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग बताया जा रहा है। लेकिन इसकी कहानी सिर्फ लंबाई और रिकॉर्ड तक सीमित नहीं है, बल्कि इस देश के एक कोने में रहने वाले हजारों लोगों की जिंदगी को आसान बनाने वाली है। इसे अगर इजी लैंग्वेज में समझाया जाए तो पहले जोजिला पास सर्दियों के मौसम में बर्फबारी की वजह से करीब 4 से 6 महीने तक बंद रहता था, लेकिन इस टनल के बनने के बाद लेह और श्रीनगर का संपर्क साल के 365 दिन बना रहेगा। अभी जोजिला दर्रे पर जो रास्ता मौजूद है उसे पार करने में 3 से 3.5 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन जब यह टनल शुरू हो जाएगी तो यह समय घटकर सिर्फ 15 से 20 मिनट रह जाएगा। सबसे बड़ी बात, अभी रास्ता बंद होने की वजह से सेना के जवानों को रसद और हथियार पहुंचाने में मुश्किल होती है, लंबा इंतजार करना पड़ता है, लेकिन इसके बनने के बाद पूरे साल ये सारा सामान पहुंचाना आसान हो जाएगा। एक और विशेष बात, इस सुरंग के बन जाने के बाद करगिल और लेह के लोगों की जिंदगी आसान हो जाएगी, क्योंकि अब वहां सर्दियों के मौसम में भी ताज़ी सब्जियां, सामान, दूध जैसी ज़रूरी सामान की सप्लाई आसानी से हो सकेगी। साथ ही वहां रहने वाले मरीजों को भी इलाज के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ठंड में सड़क का रास्ता बंद हो जाने की वजह से उनके लिए एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाती थी, लेकिन अब टनल बन जाने के बाद सड़क के रास्ते से एम्बुलेंस पहुंच पाएगी। यह सुरंग आम जनता के साथ साथ भारतीय सेना के लिए भी गेम चेंजर, जैसा हमने आपको बताया, साबित होगी। जोजिला टनल सेना को लद्दाख और सियाचिन तक हर मौसम में टैंक, तोपें, भारी हथियार तेजी से पहुंचाने की ताकत देगी। अभी तक लाइन ऑफ कंट्रोल से सटी सड़क पर पाकिस्तानी गोलाबारी और घुसपैठ का खतरा बना रहता था, लेकिन अब इस सुरंग के जरिए सेना करगिल, लेह और आगे चीन से लगी LAC तक बेहद सुरक्षित और तेज रफ्तार से पहुंच सकेगी। सर्दियों में टुकड़ियों की तैनाती और रसद आपूर्ति हवाई जहाजों के भरोसे नहीं रहेगी, जिससे करोड़ों रुपए की बचत होगी। सो अलग आसान भाषा में कहें तो यह टनल पूरी तरह बनकर जब तैयार हो जाएगी तो एक तरह से लद्दाख का सर्दियों वाला वनवास खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी सर्दियों में बर्फबारी की वजह से पूरा लद्दाख बाकी दुनिया से एक तरह से कट जाता है। जोजिला टनल की कुल लंबाई 13.15 किलोमीटर है। सुरंग समुद्र तल से लगभग 11,578 फीट की ऊंचाई पर है, ठीक उसी जोजिला दर्रे के नीचे जो सर्दियों में 6 महीने के लिए बर्फ में ढक जाता था। जोजिला सुरंग की अहमियत समझने के लिए आपको सर्दियों के उस लद्दाख में जाना होगा जहां -20 डिग्री से नीचे तापमान में जिंदगी एकदम ठहर जाती है। अब इस जोजिला टनल को तैयार होने में कितना वक्त लगेगा और आम लोगों को इस पर कब से सफर संभव हो सकेगा, ये भी आपको समझाते हैं, क्योंकि अभी रास्ता लंबा है। अब जोजिला सुरंग में ब्रेक थ्रू होने से सुरंग के अंदर सड़क बनाने का काम शुरू हो जाएगा। इसके बाद बिजली की लाइनें बिछाने के साथ साथ टनल के अंदर पर्याप्त एडवांस वेंटिलेशन की व्यवस्था होगी। इसके अलावा CCTV के साथ हाईटेक सेफ्टी सिस्टम भी लगाए जाएंगे और माना जा रहा है कि फरवरी 2028 के आसपास ये टनल आम लोगों के लिए शुरू हो जाएगी। वैसे यहां तक का सफर भी मुश्किल और चुनौतीपूर्ण रहा है। पश्चिम हिमालय के इस हिस्से में सुरंग बनाना बहुत मुश्किल काम था। इसे बनाने के दौरान इंजीनियर्स को 20 डिग्री से -30 डिग्री के तापमान, एवलॉन्च के खतरे जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन इतनी चुनौतियों के बावजूद आज इस टनल ने ब्रेक थ्रू ब्लास्ट तक की कामयाबी हासिल कर ली। आप देख सकते हैं कि अभी हालांकि पूरी टनल उस हिसाब से गाड़ियों के चलने के काबिल नहीं है, लेकिन जैसा कि यहाँ पे अधिकारियों ने कहा कि आपातकाल स्थिति में ये टनल जो है वो कहीं ना कहीं जो है सैन्य स्तर पर भी इस्तेमाल की जा सकती है अभी फ़िलहाल। लेकिन कुल मिलाकर कहें तो यहाँ पे बताना चाहेंगे कि 13.15 किलोमीटर जो टनल, ये जोजिला टनल है। बता दें आपको कि इसमें न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड जो है वो यूज़ किया गया है, और जो कि ऐसे फ्रेजाइल इकोलॉजिकल जोन्स में काफ़ी महत्वपूर्ण टनलिंग मेथड माना जाता है। और अब लद्दाख कहीं ना कहीं जो है पूरे साल जो है जम्मू कश्मीर से जो है जुड़ा रहेगा, जबकि ये बीते समय में देखा जाता पहले 6 महीने, उसके बाद 3 महीने, क्योंकि भीषण बर्फबारी के चलते ये मार्ग जो थे वो मार्ग कहा जा सकता है कि सड़क मार्ग से लद्दाख कटा रहता था। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम इस टनल में अभी सफ़र कर रहे हैं, और ये जोजिला टनल है, और कहीं ना कहीं बिल्कुल हम उन सवारियों में से एक, या कह सकते हैं कि TV9 एक चैनल ऐसी बनी है जो पहली चैनल है जो कहीं ना कहीं जोजिला के थ्रू अभी हो रही है, जोजिला टनल में से निकल रही है, और कहा जा सकता है कि ये सुनहरे जम्मू कश्मीर के सुनहरे इतिहास का एक
सुनहरा अध्याय ज़रूर बनेगा। अभी जोजिला टनल जो है ये न केवल सिर्फ सेना के हिसाब से जो है स्ट्रेटजिकली बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि अगर हम इस पूरे लद्दाख की पर्यटन को देखें तो पर्यटन की भी एक ये लाइफलाइन बनने जा रही है, क्योंकि पर्यटकों के लिए भी ये एक मार्ग रहेगा। और पर्यटक जो कि अगर हम कहें पहले केवल यहाँ पे समर्स में आया करते, बाहर में आया करते थे, लेकिन अब उनके लिए ये संभव होगा कि वो हर मौसम में यहाँ पे आ सकेंगे। पिछले 6 साल से इसके ऊपर काम चल रहा था। आज के बाद जो है लद्दाख का नक्शा जो है दुनिया के नक्शे के साथ जुड़ के बहुत खूबसूरती की तरफ जाएगा। मुझे लगता है कि ये स्विट्जरलैंड से भी कम नहीं होगा लद्दाख। अब राजनीतिक सत्ता की बात करते हैं, जिसके केंद्र में आज भी पश्चिम बंगाल है और टीएमसी। चुनावी नतीजों के बाद से ममता बनर्जी और टीएमसी की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। एक तरफ पार्टी में बगावत, दूसरी तरफ फर्जी सिग्नेचर के मामले में सीआईडी की जांच। आज ममता बनर्जी के कोलकाता वाले घर ये जांच पहुंच गई, और ये सब तब हो रहा था जब दिल्ली में ममता बनर्जी सोनिया गांधी से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंची थी। ये मुलाकात 45 मिनट तक चली। हालांकि क्या बात हुई इस पर कोई और बयान नहीं आया। मामला यह है कि विधायकों के फर्जी सिग्नेचर के मामले में पश्चिम बंगाल सीआईडी की एक टीम कोलकाता में 30B हरीश चैटर्जी स्ट्रीट पर ममता बनर्जी के घर पहुंची। सूत्रों के मुताबिक ये टीम उस पते पर पहुंची जो तृणमूल कांग्रेस का सेंट्रल ऑफिस भी है। वो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को औपचारिक नोटिस देने गए थे। दावा है कि सीआईडी अधिकारी टीएमसी ऑफिस की तलाशी लेना चाहते थे, लेकिन वहां मौजूद टीएमसी के लोगों ने अधिकारियों को अंदर जाने से रोका और तीखी बहस की। दरअसल कुछ विधायकों ने आरोप लगाया था कि टीएमसी विधायक दल का नेता चुने जाने के मामले में अभिषेक बनर्जी ने फर्जी सिग्नेचर कराए थे। विधानसभा अध्यक्ष से इसकी शिकायत हुई थी। सीआईडी इसकी जांच कर रही है। सीआईडी अभिषेक बनर्जी को 3 नोटिस दे चुकी है। अभी तक वो सीआईडी के सामने आए नहीं। It only shows that nobody is above the constitution and nobody is above the law of the land. She never cared for the constitution. She thought West Bengal is another country and she is the prime minister of that country. So today CID is at her place. Everybody will be brought to books and be, public will be given justice. ममता दीदी का जो अभी दिल्ली में प्रोग्राम है, ये तो सबका मालूम है दिल्ली में प्रोग्राम है। ये इंडिया ब्लॉक का मीटिंग है, दूसरा इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है। तो ममता बनर्जी जब नहीं है, उनके एब्सेंस में ये क्या हो रहा है? मेरा तो एक काम था, मैं जब आया ये सब देखा तो अंदर से हमको बुलाया, लेकिन सीआईडी नहीं अलाउ कर रहा है। लेकिन इतना दिन तक ममता बनर्जी थे तो वो लोग नहीं आया। ममता बनर्जी जब दिल्ली में है तब ये ममता बनर्जी के घर में ये से सीआईडी सेंट्रल फोर्स, ये ठीक नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। अरे वो दीदी का घर में मत बोलिए, बोलिए कि चोरों का दीदी का घर में गया है सीआईडी। चोरों का रानी को किसने बताया था? ताकत रानी किसने बताया था? उसी का घर में सीआईडी गया है, देरी में गया है। वो लोग आए हैं और उन लोग का बॉस शुभेंदु अधिकारी को खुश करने के लिए वो लोग सोच रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी पैसा देता है। उन लोग का बॉस है शुभेंदु अधिकारी, उसको खुश करने के लिए इधर आया है और कोई कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। 15 साल में जिस प्रकार से दुर्नीति हुआ है उसका केंद्र बिंदु तो माननीय मुख्यमंत्री रही है। बड़ा जितना भी घोटाला हुआ है, शिक्षा घोटाला से लेकर के जितना भी रिक्रूटमेंट हुआ है या जो भी घोटाला हुआ, इसका केंद्र बिंदु तो स्वाभाविक रूप से माननीय मुख्यमंत्री है, तो इसलिए सीआईडी गई है वहाँ पर। देखिए, कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। जो भी कानूनी रूप से कोई गलत काम किया, बेआईनी काम किया है, तो निश्चित रूप से उनका अरेस्ट होना ही है। सीआईडी जांच से अलग आज बागी टीएमसी नेताओं की गतिविधि शांत रही। अब तक ना इनकी किसी बैठक की खबर है और ना ही नए किसी दावे की। हालांकि टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद और कल्याण बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्हें चुनौती जरूर दी। उन्होंने कहा कि अगर बागियों में हिम्मत है तो वो इस्तीफा दें और फिर चुनाव लड़कर बीजेपी में जाएं। बीजेपी का कहना है कि टीएमसी का यही हाल होना था। इन गद्दारों से मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हें तकलीफ हो रही थी तो तुमने इलेक्शन के बाद ये तकलीफ क्यों जाहिर की? इलेक्शन के पहले करना चाहिए था। और इलेक्शन के बाद अनेकों आरोप लगाए सुखेंदु शेखर ने और रिजाइन कर दिया, लेकिन कम से कम उसने एक पॉलिटिकल एथिक्स दिखाया कि वह जिस पार्टी में था, जिस सिंबल के साथ राज्यसभा में एमपी था,
उसकी समस्या थी, उसने रिजाइन कर दिया। तुम्हारे में भी अगर पॉलिटिकल एथिक्स है तो तुम भी रिजाइन कर दो उसकी तरह और आ जाओ बीजेपी के टिकट पर लड़ने के लिए। अगर आपको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी है, उनका घटक दल बनना है या उनका समर्थन करना है तो आप चुनाव आप जाइए, लड़िए, फिर से रिजाइन करिए अपनी सीट से। आपका मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था। अब वो ईडी के डर से, सीबीआई के डर से, प्रलोभन से, सत्ता के लोलुपता में या संस्थानों के भय से वो क्यों जा रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा क्यों है कि बीजेपी हर जगह विपक्ष की पार्टियों को निगलना चाहती है। ये उनकी पार्टी की आंतरिक समस्या है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जिसकी पार्टी की कोई विचारधारा नहीं होती है और जिस पार्टी का कोई विजन नहीं होता है उसका यही असर होता है। चीफ मिनिस्टर है, तेरा साथ ईडी है, तेरा साथ सीबीआई है, तेरा साथ पूरा भारतवर्ष का पावर है और मेरा साथ मामाटी मानुष है। माँ मेरा पार्टी है, मेरा साथ पार्टी है, मेरा साथ वर्कर है, मेरा साथ पश्चिम बंगला का पब्लिक है। आप जाइए। अगर किसी ने बेईमानी का कीड़ा अंदर गद्दारी का घुस गया तो कुछ भी कर सकता। हमने महाराष्ट्र में उसका अनुभव लिया है। अगर ये लोगों ने ठान लिया है कि हमको ममता जी से बेईमानी करनी, आप उनको रोक नहीं सकते। ममता जी ने करना चाहिए, सीधा एक चैलेंज करना चाहिए, जिसको रहना है रहे हमारे साथ, जिसको जाना है गेट आउट, जो हमने किया। ममता बनर्जी की पार्टी चुनाव के बाद तिनका तिनका कर बिखर रही है और उनके पार्टी के लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। उनके पार्टी से जो डर का माहौल था वह खत्म हो गया। जो पहले जनता ने जिसको डर के माहौल को नकारा, अब पार्टी की लीडरशिप, उनके जो नेता हैं वह डर के माहौल, अभिषेक बनर्जी के डर के माहौल को नकार रहे हैं। इधर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। 1 करोड़ रुपए रंगदारी के मामले में पूर्व विधायक और विधाननगर नगर निगम के पूर्व चेयरमैन सब्यसाची दत्ता गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तारी के दौरान उन पर अंडे फेंके गए। पुलिस के अनुसार एक व्यवसायी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। आरोप है कि दत्ता ने कारोबारी से 1 करोड़ रुपए की मांग की थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने रायगाछी स्थित उनके आवास पर कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया। सब्यसाची दत्ता 2026 के विधानसभा चुनाव में 12-7 सीट से मैदान में उतरे थे, लेकिन वो हार गए थे। 2019 में बीजेपी में शामिल हुए थे, हालांकि बाद में फिर तृणमूल कांग्रेस में लौट आए थे। उधर नंदीग्राम में भी पुलिस ने वसूली और धमकी देने के आरोप में स्थानीय टीएमसी नेता अब्दुल अलीम अल राजी को गिरफ्तार किया है। कुल मिलाकर बंगाल में एक्शन बहुत है। चुनाव के बाद तेजी से टूटने में टीएमसी रिकॉर्ड बना रही है। जैसे एक राजनीतिक रिकॉर्ड, वैसे आज पीएम मोदी के नाम भी बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 9 जून को भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने वाले नेता बन गए और इसी के साथ उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जवाहरलाल नेहरू 13 मई 1952 से 27 मई 1964 तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहे। इस दौरान उनका कार्यकाल 4397 दिनों का रहा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 से लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं। 9 जून 2026 को उनको लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिनों का हो गया, जो नेहरू के रिकॉर्ड से एक दिन ज्यादा होगा। खास बात यह है कि 9 जून 2024 को ही नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के तौर पर शपथ ली थी। अब शपथ ग्रहण की दूसरी वर्षगांठ पर उनके नाम यह ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज हुई है। इससे पहले पीएम मोदी ने 25 जुलाई 2025 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लगातार 4077 दिनों के प्रधानमंत्री बने रहने के लंबे कार्यकाल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा था। बतौर मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री रहने के दोनों कार्यकालों को मिलाने के बाद पीएम मोदी 8932 दिनों से ज्यादा समय तक लगातार सत्ता में बने रहने वाले भारत के पहले नेता बन चुके थे। सत्ता में रहकर सबसे ज्यादा दिनों तक लगातार काम करने का रिकॉर्ड सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन चामलिंग के पास है, जो 8930 दिनों तक सत्ता में बने रहे थे। नए रिकॉर्ड बनने के बाद कल 10 जून बुधवार को दोपहर में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और एनडीए नेताओं की बैठक भारत मंडपम में बुलाई गई है। इस बैठक के जरिए एनडीए में एकता दिखाने के साथ साथ शक्ति प्रदर्शन भी होगा। जानकारी के मुताबिक बैठक में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू एक प्रस्ताव रखेंगे और दूसरे सहयोगी दलों के नेता इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। इस प्रस्ताव में बतौर प्रधानमंत्री पिछले 12 साल की उपलब्धियों का जिक्र होगा। केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री और बीजेपी नेता और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति में यह ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इससे बीजेपी के नेता काफी खुश हैं, वो इसे बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं, जबकि विपक्ष का मानना है कि पीएम बने रहने के अलावा
उन्होंने कोई उपलब्धि हासिल नहीं की। ये 12 सालों का जो कालखंड है वो एक कर्मयोगी का, एक तपस्वी का और अनवरत रूप से साधना करते हुए एक साधक का कालखंड है, जिन्होंने एक पल भी रुके बिना, एक क्षण भी रुके बिना भारत माता को शिखर पर पहुंचाने के लिए, भारत दुनिया का सिरमौर बने, यहाँ के हर जनगण मन को सब सुविधाएं मिले, गरीब का कल्याण हो, योजनाएं अंत्योदय के सिद्धांत पर चलते हुए समाज के अंतिम छोर तक पहुंची, वो सभी काम किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ रहे हैं। सबसे लंबे समय तक देश की सेवा करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में उनका नाम दर्ज होना केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की ताकत और जनता के विश्वास का भी प्रमाण है। भारत के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सबसे अधिक समय तक स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री के रूप में और सबसे बेहतरीन काम करने का कार्य किया है। पूरे देश को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर गर्व है और उनके नेतृत्व में विकसित भारत बनेगा, विकसित उत्तर प्रदेश बनेगा, गरीब आदमी अमीर आदमी बनेगा और जो जीवन के तमाम सारे संकट होते हैं उन संकटों का समाधान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है और होगा। लंबा कार्यकाल, उससे कोई देश को फायदा हुआ है क्या? पंडित नेहरू से ज़्यादा मैंने एक दिन प्रधानमंत्री कुर्सी गर्म की, उससे क्या होता है? पंडित नेहरू ने देश के लिए जो कार्य किया है वही तो देश आज है ना। आपने क्या किया? 12 साल में नेहरू जी ने जो जो किया है वो आज भी देश देख रहा है। आप 12 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ले सकते। तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के 12 साल बेमिसाल रहे। हर सेक्टर के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर क्षेत्र में, हर राज्यों में सभी की जो आवश्यकता थी वो पूरी करने में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने योजनाएं बनाई, योजनाओं का इम्प्लीमेंट किया, लोगों को उसका बेनिफिट मिले उसके लिए पूरा प्लानिंग किया और इसी के कारण लोग ये 12 साल को बेमिसाल कहते हैं। आज ही मौजूदा केंद्र सरकार की सत्ता के 12 वर्ष पूरे हुए हैं। इस अवसर पर बीजेपी देश भर में जनसंपर्क अभियान चलाएगी। इसकी थीम होगी 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। इस अभियान के तहत सरकार की 12 वर्षों की उपलब्धियों को प्रचार माध्यम और अलग अलग बुकलेट्स के जरिए जनता तक पहुंचाया जाएगा। ये बुकलेट हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू समेत सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में जारी होगी। जिन 5 एंगल्स पर लोगों को अपनी बात पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है उसमें राष्ट्र प्रथम में राष्ट्रीय सुरक्षा, सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर जैसे फैसलों का जिक्र होगा। जन सेवा का संकल्प में गरीब, किसान, युवा और अन्य वर्गों के लिए चलाई गई योजनाओं को शामिल किया गया है। सशक्तिकरण से समृद्धि तक में महिला सशक्तिकरण ये केंद्र में है। विरासत भी, विकास भी में सांस्कृतिक धरोहर और आधुनिक विकास को रेखांकित किया गया है। वहीं राष्ट्र निर्माण बुकलेट में सड़क, रेल, एयरपोर्ट और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का विवरण दिया गया है।